क्लास 10 साइंस 1 7th लेसन 4th लेक्चर है आज। हम लोग ने लास्ट टाइम मायोपिया, प्रेसबायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ये सब पढ़ लिया था, और उसमें से जो डिस्टिंग्विश है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया वो इम्पोर्टेंट है बोला था आपको याद करने के लिए भी। तो आज हम पढ़ेंगे, उसके आगे से स्टार्ट कर रहे हैं, अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 89 ओपन करो, उसमें है अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वहाँ पे फिगर 7.15 है जो अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। उसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है P1Q1 और दूसरा है PQ। दोनों को देख रहे हैं, मतलब दोनों की साइज जो है वो सेम है, लेकिन वो हमें एक छोटा दिखता है एक बड़ा दिखता है, तो वो डिपेंड करता है एंगल पे। तो वो पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स PQ एंड P1Q1 having same size but kept at different distances from an eye as shown in figure 7.15। तो जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट जो P1Q1 है और P&Q दोनों की साइज जो है वो सेम है, लेकिन आई से वो लोग के डिस्टेंसेस जो हैं वो डिफरेंट है। एक थोड़ा सा दूर है, ये थोड़ा सा नज़दीक है। एज द एंगल अल्फा subtended by PQ at the eye is larger than the angle beta subtended by P1Q1, PQ appears bigger than P1Q1। तो देखो वहाँ पे एंगल बन रहा है आईज में, तो PQ का जो एंगल है वो है एंगल अल्फा, और P1Q1 का जो एंगल है वो है एंगल बीटा। तो जो एंगल अल्फा है वो बड़ा है, वो एंगल बिगर है कंपेयर टू एंगल बीटा। तो जो एंगल बड़ा होगा तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी को बड़ा दिखेगा, और जो एंगल छोटा होगा वो छोटा दिखेगा। सपोज यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिया है, अगर एक तीसरा ऑब्जेक्ट रखो, थोड़ा और पीछे रखो और दूर रखो, उसका नाम अगर आप P2Q2 लेते हो, तो उसका जो एंगल है समझो गामा एंगल है, तो वो एंगल और छोटा होगा, तो वो ऑब्जेक्ट हमें और छोटा दिखेगा। उसके और आगे सेम साइज का ऑब्जेक्ट रखो तो उसका एंगल और छोटा होगा। तो ऑब्जेक्ट इसलिए जितना हमारी आंखों से दूर 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 होता जाता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट की जो साइज है, मतलब सेम साइज का ऑब्जेक्ट भी हमें छोटा दिखता है। ये सब किस पे डिपेंड करता है? वो एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइज कितनी भी हो, लेकिन उसकी अपेरेंट साइज मतलब जो दिखता कितना बड़ा है वो डिपेंड करता है कि वो एंगल कितना बड़ा बना रहा है। बड़ा एंगल है तो बड़ा ऑब्जेक्ट दिखेगा, एंगल जैसे जैसे छोटा होता जाएगा ऑब्जेक्ट उतना छोटा दिखता जाएगा। और वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, जितना दूर हमारे आंखों से कोई चीज़ रखी होगी तो उसका एंगल उतना छोटा होता जाता है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट जो है उतना हमें छोटा दिखेगा। यहाँ इसी के नीचे यूज योर ब्रेन पावर में दो क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट है, वाई डू यू हैव टू ब्रिंग अ स्मॉल ऑब्जेक्ट नियर द आईज इन ऑर्डर टू सी इट क्लियरली। तो इसका रिलेशन भी अपेरेंट साइज से ही है कि जितना आप नज़दीक लेके आओगे ऑब्जेक्ट को अपनी आँख के, तो ये जो एंगल है, जो एंगल बन रहा है वो एंगल बड़ा दिखेगा, और वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए क्लियरली दिखने के लिए किसी चीज़ को हम उसको अपनी आँखों के पास में लेके आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ वी ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज, व्हेन कैन वी नॉट सी इट क्लियरली इवन दो इट सबटेंडेड अ बिगर एंगल एट द आई। तो किसी चीज़ को अगर हम बहुत नज़दीक लेके आते हैं अपने आईज के, अगर वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक हो गई हमारी आईज के, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली नहीं दिखता है। तो क्यों दिखता है? इवन जो एंगल है, एंगल बड़ा होगा तो हम लोग ने देखा कि जब एंगल बड़ा होगा ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा। जब ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है तो क्लियर दिखना चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। तो वो ऐसा नहीं होता क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, एक टर्म था मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्लियरली दिखने का एक मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई का जो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक जो मतलब 25 सेंटीमीटर पे जो चीज़ आप रखोगे एकदम क्लियर दिखेगा।
उससे अगर और नज़दीक लाओगे आइज के तो वो थोड़ा सा ब्लर दिखने लगेगा, और एकदम नज़दीक लाओगे इवन दो एंगल बड़ा हो जाएगा लेकिन वो चीज़ जो है एकदम क्लियर नहीं दिखेगी। दैट इज बिकॉज ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नेक्स्ट है यूज ऑफ कॉन्केव लेंसेज, ये भी पेज नंबर 89 पे है आपके। तो फर्स्ट है मेडिकल इक्विपमेंट, स्कैनर, सीडी प्लेयर। दीज इंस्ट्रूमेंट्स यूज लेजर लाइट फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ दीज इक्विपमेंट्स कॉन्केव लेंसेज आर यूज्ड। तो इसमें कॉन्केव लेंसेज यूज होते हैं स्कैनर में, सीडी प्लेयर एटसेट्रा में। बी है इसका सेकेंड वन, द पीप होल इन डोर। This is a small safety device which help us see a large area outside the door. This uses one or more concave lenses. तो हमारे घर में जो डोर पे पीप होल होता है उसमें भी कॉन्केव लेंस यूज़ करता है, वो छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है, लार्ज एरिया दिखाता है। स्पेक्टिकल्स में कॉन्केव लेंसेज आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट नियर साइटेडनेस। तो नियर साइटेडनेस के लिए कॉन्केव लेंस और स्पेक्टिकल यूज़ करते हैं। टॉर्च में होता है कॉन्केव लेंस इज यूज्ड टू स्प्रेड वाइडली द लाइट प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल बल्ब इनसाइड अ टॉर्च। टॉर्च के अंदर जो छोटा बल्ब है उसकी लाइट को स्प्रेड करने के लिए उसके सामने कॉन्केव लेंस लगाते हैं। कैमरा, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, दीज इंस्ट्रूमेंट मेनली यूज कॉन्वेक्स लेंसेज to get good quality image. A concave lens is used in front of eyepiece or inside it. तो बेसिकली ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, लेकिन इमेज की अच्छी क्वालिटी के लिए, एकदम क्लियर क्वालिटी के लिए इसके जो आईपीस हैं, आईपीस मतलब जिस जहाँ से हम देखते हैं उसको आईपीस बोलते हैं, आईपीस के आगे यूज करते हैं कॉन्केव लेंस। तो बेसिकली ये सब आपको याद रखना है, ये थियरी वाला पार्ट है, इसमें ज़्यादा समझना तो है नहीं, आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा यूजेस उसके पूरे। यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज, इसमें आपको 5 टाइप के यूजेस हैं, वो आपको खाली याद रखना है। तो फर्स्ट है सिंपल माइक्रोस्कोप में, अ कॉन्वेक्स लेंस विद स्मॉल फोकल लेंथ प्रोड्यूस अ वर्चुअल इरेक्ट एंड बिगर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर। Such a lens is called simple microscope or magnifying lens. One can get a 20 times larger image of an object using such microscopes. These are used for watch repair, testing precious gem and finding their defects. तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में स्मॉल फोकल लेंथ वाला कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। इससे 20 टाइम्स बड़ा दिखाता है ऑब्जेक्ट, मतलब 20 टाइम लार्जर इमेज दिखाता है ऑब्जेक्ट का। तो जनरली जो वॉच रिपेयरर होते हैं वो वॉच रिपेयर करते टाइम अब जो आंखों पे लगाते हैं छोटा सा, उसके अंदर कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और या फिर अगर आप ज्वेलर्स की दुकान पे जाओगे तो जेम्स वगैरह देखने के लिए या गहनों को एकदम देखने के लिए ध्यान से जो लेंस यूज़ करते हैं वो भी सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो उसमें डिफेक्ट कुछ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, वो सब डिटेक्ट करते हैं उससे। सेकेंड यूज है इट इज़ यूज इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप हमने देखा कि बहुत सिंपल है, उसमें एक कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, उसे 20 टाइम बिगर दिख रहे हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज टू ऑब्जर्व स्मॉल साइज्ड ऑब्जेक्ट। जो छोटे साइज के ऑब्जेक्ट है उसको बिगर करके देखने के लिए, उसको क्लियरली देखने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप यूज होता है। बट माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लड सेल्स, सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया कैन नॉट बी मैग्निफाइड सफिशिएंटली बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। तो जो माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स है, जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट हैं, तो वो क्लियरली इससे मैग्नीफाइड नहीं हो सकते, किससे, सिंपल माइक्रोस्कोप से। तो इसको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स आर यूज्ड टू स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज मेड अप ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज। तो इसमें 2 कॉन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं। फिगर 7.17 देखना, तो उसमें एक जो होता है, जो आगे वाला है वो है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और जो सेकंड जो पीछे है जो बड़ा है वो आईपीस। तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस ये दोनों किससे बने हुए, कॉन्वेक्स लेंसेज से। द ऑब्जेक्टिव लेंस
has small cross section and smaller focal length. The eyepiece has bigger cross section. Its focal length is also larger than that of objective. तो ऑब्जेक्टिव लेंस से वो छोटा है, उसका फोकल लेंथ कम है, और जो आई पीस है उसका जो फोकल लेंथ है वो बड़ा है, वो दिखने में बड़ा है. ठीक है, तो हायर मैग्निफिकेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज टू लेंसेज. तो ये जो दोनों लेंसेज के कंबाइंड इफेक्ट से क्या होता है कि हाईली मैग्नीफाइड इमेज मिलता है. जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी एकदम बहुत बड़ी हाईली मैग्नीफाइड इमेज आपको मिलेगा. As shown in figure 7.17, the magnification occurs in two stages. The image formed by first lens acts as object for second lens. The axes of both lenses are along the same line. The lenses are fitted inside a metallic tube in such a way that distance between them can be changed. तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे ऑब्जेक्ट को जब देखा तो ऑब्जेक्ट थोड़ा मैग्नीफाइड दिखेगा, बड़ा दिखेगा, और आई पीस जो है वो भी कॉन्वेक्स लेंस से बड़ा है. तो ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बना है वो उसके लिए सब ऑब्जेक्ट का काम करता है. किसके लिए? आई पीस के लिए. तो आई पीस जो है उससे भी और मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है. और जो दोनों लेंसेज है, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस, उसके बीच में डिस्टेंस होता है और उसको इस तरह अरेंज किया जाता है कि उनका जो डिस्टेंस है उसको कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं. मतलब जैसे जूम इन जूम आउट जैसा होता है वैसा कुछ अरेंजमेंट होता है उसका. कॉन्वेक्स लेंसेज का जो थर्ड यूज है वो है यूज इन टेलीस्कोप. टेलीस्कोप इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इन देयर मैग्नीफाइड फॉर्म. तो टेलीस्कोप आपको पता है कि जो दूर की चीज़ें होती है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको क्लियरली देखने के लिए. क्यों क्लियरली दिखता है? क्योंकि वो मैग्नीफाई करके दिखाता है. द टेलीस्कोप्स यूज टू ऑब्जर्व एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज लाइक स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स आपने सुना होगा जो स्टार्स और प्लैनेट्स को देखने के लिए यूज़ होता है. जैसे हमारे यहाँ पे एक सैटेलाइट है, उसमें हबल टेलीस्कोप यूज़ किया है. हबल टेलीस्कोप का नाम सुना होगा, वो स्पेस में है, वहाँ से स्टार्स को और प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करता है. टेलीस्कोप्स आर ऑफ टू टाइप. दो टाइप के टेलीस्कोप्स होते हैं. फर्स्ट होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. रिफ्रैक्शन से मतलब इसमें लेंसेज यूज होता है. ठीक है. और सेकेंड वन इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है लेंस तो यूज होगा ही, साथ में क्या होगा, इसके अंदर मिरर भी यूज होगा क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करने वाले भी इसमें पार्ट है. In both these, the image formed by the objective acts as object for eyepiece and which form the final image. तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे इमेज जो फॉर्म होगा वो मैग्नीफाई करके जो इमेज फॉर्म करेगा, वो इमेज काम करती है जो आईपीस है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है. मतलब आईपीस उसको और बड़ा करके देखता है. The objective lens has large diameter and larger focal length, because of which maximum amount of light coming from distant object can be collected. तो जो इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बड़ा होता है. जब हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो छोटा है, आई पीस है वो बड़ा है. लेकिन टेलीस्कोप में क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो आगे का जो लेंस है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, बड़ा होगा, उसका फोकल लेंथ बड़ा होगा, उसका डायमीटर ज़्यादा होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को कलेक्ट कर सके. On the other hand, the size of eyepiece is smaller and its focal length is also less. eyepiece इसमें छोटा होता है, उसका focal length कम होता है. Both the lenses are fitted inside a metallic tube in such a way that distance between them can be changed. तो इसका भी दोनों एक ट्यूब में फिट किया रहता है और ऐसा कि जिसका डिस्टेंस कम और ज़्यादा कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. मतलब जूम इन जूम आउट जैसा सिस्टम होता है. The principal axis of both the lenses are along the same straight line, generally using the same objective, but different eyepieces, different magnification can be obtained. तो इसमें जनरली क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो तो सेम रहता है, लेकिन आई पीसेस थोड़ा चेंज कर करके ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा जितना भी चाहिए होगा वैसे कर सकते हैं. तो ये आपका है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा. इसमें फिगर 7.18 देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा. आगे जो है ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बड़ा है, पीछे ऑब्जेक्ट आई पीस है वो छोटा है. नेक्स्ट है फोर्थ यूज कॉन्वेक्स लेंस का. इट इज यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट.
Convex lenses are used in various other optical instruments like camera, projector, spectrograph, etc. तो इन सब में यूज होता है बहुत सारे चीज़ों में. लास्ट है फिफ्थ यूज स्पेक्टिकल्स में, चश्मों में. कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स फॉर करेक्टिंग फार साइटेडनेस करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है. नेक्स्ट टॉपिक है परसिस्टेंस ऑफ विजन. परसिस्टेंस ऑफ विजन मतलब होता है कि कोई चीज़ जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो कितने टाइम तक हमारी आंखों के सामने रहता है या कितने टाइम तक हमारे जो ब्रेन को याद रहता है. तो उससे पहले ऊपर है ट्राई दिस के दो क्वेश्चन है. टेक अ बर्निंग इंसेंस स्टिक इन योर हैंड एंड रोटेट इट फास्ट अलोंग अ सर्कल. तो क्या होता है, आपको पता ही है कि इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती है. तो अगरबत्ती आपने लिया, उसको जलाया और उसके हाथ में ऐसा रोटेट किया, सर्कल कैसे जब जलाते हो घुमाते हो वैसे, तब क्या दिखता है, तो अपने को ऐसा लगता है कि पूरा एक रेड सर्कल बनती हुई दिखती है अगर फटाफट आप घुमाते हो. सेकेंड है ड्रॉ अ केज ऑन वन साइड ऑफ कार्डबोर्ड एंड अ बर्ड ऑन अदर साइड. हैंग द कार्डबोर्ड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड. ट्विस्ट द थ्रेड एंड लीव इट. व्हाट डू यू सी एंड व्हाई. तो आपने कार्डबोर्ड के एक साइड में बर्ड बनाया, दूसरे साइड में केज बनाया और उसको एक थ्रेड से लटका दिया और थ्रेड को ट्विस्ट किया और छोड़ा. तब क्या होगा कि वो रोटेट होगा फास्ट. तब आपको क्या दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा ना कि आपको ऐसा लगेगा कि बर्ड अपीयर्स टू बी इनसाइड द केज, कि जो बर्ड है वो केज के अंदर दिखेगी. तो वो क्यों, क्योंकि दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट ऑफ विजन. मतलब हमारे जो हम जो देखते हैं चीज़ों को, हमने पता है कि वो सेंसरी नर्व्स लेके जाती है ब्रेन तक और ब्रेन में कुछ सेकेंड्स मतलब सेकेंड से भी बहुत कम टाइम तक उसकी मेमोरी रहती है. तो इसकी वजह से हमको लगेगा कि जो बर्ड है वो केज के अंदर है. या फर्स्ट एग्जांपल में आपको लगेगा कि जो इंसेंस स्टिक है, जो अगरबत्ती है, वो पूरा राउंड सर्कल बना रही है, जबकि ऐसा होता नहीं. बर्ड केज में नहीं है और वो सर्कल भी नहीं बन रहा है. लेकिन दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट ऑफ विजन. तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. We see an object because the eye lens creates its image on the retina. The image is on the retina as long as the object is in front of us. तो जो भी चीज़ें आप देखते हो, हमने देखा कि हमारी आंखों में एक लेंस होता है, उस लेंस के थ्रू पास होती है, रिफ्रैक्शन के बाद वो हमारे रेटिना पे इमेज बनाती है. ठीक है. तो जितने टाइम तक हमारी आंखों के सामने वो ऑब्जेक्ट है तब तक तो उसका रेटिना पे इमेज बन रहा है, मतलब तब तक हमें वो चीज़ दिखेगी. द इमेज डिसअपियर एज सून एज ऑब्जेक्ट इज टेकन अवे. जैसे ही ऑब्जेक्ट को आंखों के सामने से हटाते हैं तो वो इमेज जो दिख रही है वो चली जाती है. हाउएवर दिस इज नॉट इंस्टेंटेनियसली एन इमेज रिमेन्स इम्प्रिंटेड ऑन आवर आई रेटिना फॉर 1/16 ऑफ अ सेकेंड. मतलब सेकेंड के 1/16 जो उसका पार्ट है, मतलब बहुत बहुत कम टाइम तक वो हमारे ऑब्जेक्ट को अगर आंखों के सामने से हटा लोगे आप, उसके बाद भी जो उसकी इमेज है रेटिना पे रहती है. द सेंसेशन ऑन रेटिना परसिस्ट फॉर अ वाइल. दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन. तो जो हमको जो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट को आंखों के सामने से हटा भी लोगे तब भी 1/16 सेकेंड तक वो हमारी रेटिना पे उसका इमेज इम्प्रिंटेड रहता है, मतलब दिखता ही है इसको रेटिना को. तो इसको बोलते हैं द परसिस्टेंट ऑफ विजन. इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है हाउ डू वी परसीव डिफरेंट कलर्स. तो हमको अलग अलग जो कलर्स होते हैं वो कैसे हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, हमको कैसे पता चलता है. तो द रेटिना इन आवर आईज इज मेड अप ऑफ मेनी लाइट सेंसिटिव सेल्स. तो हमारे जो रेटिना है वो लाइट सेंसिटिव सेल से बना है, मतलब लाइट को डिस्टिंग्विश करने वाला इस टाइप के सेल से बनी होती है. दीज सेल्स आर शेप्ड लाइक अ रॉड एंड लाइक अ कॉर्न. तो वो जो सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स जो होते हैं वो रॉड शेप के होते हैं और कुछ कॉनिकल शेप के होते हैं, कॉर्न के शेप के होते हैं. द रॉड लाइक सेल्स रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट and gives information about the brightness or the dimness of the object to the brain. तो जो रॉड लाइक सेल है वो लाइट की इंटेंसिटी बताती है. इंटेंसिटी मतलब कि लाइट कितनी तेज है या कितनी डिम है, मतलब कितनी ब्राइट लाइट है या कितनी डिम लाइट है. द कॉनिकल सेल्स रिस्पॉन्ड टू द कलर एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द ब्रेन. और जो कॉनिकल सेल्स हैं वो कलर के बारे में, कलर डिस्टिंग्विश करते हैं और बताते हैं कि ब्रेन को कि कौन कौन सा कलर दिख रहा है. तो दो टाइप के सेल हैं. एक है
रॉड लाइक सेल जो क्या बताता है, लाइट की इंटेंसिटी बताता है, लाइट ब्राइट है या डिम है। सेकेंड बताता है जो कौन सा शेप का सेल है वो बताता है, कलर बताता है ब्रेन को। ब्रेन प्रोसेसेस ऑल द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड वी सी द एक्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ब्रेन के पास जितना भी इंफॉर्मेशन जाता है, लाइट की इंटेंसिटी और ऑब्जेक्ट का कलर, उसके हिसाब से वो ब्रेन एनालाइज करता है और जो इमेज फॉर्म हो रही है वो बताता है कि किस टाइप की इमेज है। रॉड लाइक सेल्स रिस्पॉन्ड टू फेंट लाइट ऑल्सो बट कॉनिकल सेल्स डू नॉट। तो जो रॉड लाइक सेल्स हैं वो किसको करते हैं, जो फेंट लाइट, एकदम हल्की लाइट है, उसको भी रिस्पॉन्ड करते हैं, वो भी बता सकते हैं। लेकिन जो कॉनिकल, जो कौन शेप के सेल्स है वो फेंट लाइट, मतलब जो हल्की लाइट होती है, एकदम डिम लाइट होती है, उसमें रिस्पॉन्ड नहीं करते। दस वी परसीव कलर्स ओनली इन ब्राइट लाइट। इसलिए जब उजाला होता है, जब बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होता है, तभी हमको कलर के बारे में पता चलता है। जब थोड़ा डार्क होता है, जब लाइट डिम होती है, आपके घर में जब अंधेरा हो जाता है, तब हमको कलर्स नहीं पता चलते हैं उस टाइप के। The conical cells can respond differently to red, green and blue colors. When red colors fall on the eyes, the cells responding to red light get excited more than that of responding to other colors and we get the sensation of red color. तो जो conical cells है, जो कलर बताने वाले सेल्स हैं, वो अलग अलग कलर्स पे अलग अलग ढंग से रिस्पॉन्ड करते हैं। जब रेड कलर उसके ऊपर गिरेगा तो when red colors falls on eye, cell responding to red light get excited. तो रेड लाइट को रिस्पॉन्ड करने वाले सेल्स क्या होता है, एक्साइटेड हो जाते हैं और हमारे जो ब्रेन को सेंसेशन जाता है कि सामने रेड कलर है। सम पीपल लैक कॉनिकल सेल्स रिस्पॉन्डिंग टू सर्टेन कलर्स। कुछ लोगों के अंदर कुछ कलर्स बताने वाले जो सेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। हाँ, these persons cannot recognize those colors or cannot distinguish between different colors. तो वो जो कलर्स के जो सेल्स होते हैं, जो कलर्स को बताने वाले अलग अलग टाइप के जो सेल्स होते हैं, कुछ लोगों में वो सेल्स नहीं होते, तो वो लोग वो कलर नहीं पहचान पाते या दो तीन कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, उसका फ़र्क नहीं बता पाते। These persons are said to be color blind. Apart from not being able to distinguish between different colors, their eyesight is normal. तो जो कलर ब्लाइंड पीपल होते हैं वो खाली कलर का फ़र्क, कलर का डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा उनकी जो आई साइट होती है वो नॉर्मल होती है, चीज़ों को देख क्लियरली सकते हैं, खाली कलर नहीं फ़र्क कर सकते हैं वो लोग। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा हो रहा है। हम लोग जब संडे को लेक्चर लेंगे, लाइव लेक्चर, तब आप ये चारों लेक्चर देख लेना। उसमें कहीं पे भी कुछ डाउट है तो वो हम क्लियर करेंगे, नहीं डाउट है तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ और मैं ओरल भी पूछने वाला हूँ आप लोग से। तो इसलिए प्लीज़ ये लेक्चर और इसके पहले के जो 3 लेक्चर हैं वो अच्छे से देखना। कहीं पे भी कुछ डाउट है तो उसको लिख के रखना ताकि हम लेक्चर में जल्दी जल्दी पूरा कर सकें।